नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का भूगोल में पहला चैप्टर में संसाधन एवं विकास। तो छात्रों, शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहले पहुँच सके। तो छात्रों, आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 10 का भूगोल में संसाधन एवं विकास। तो छात्रों, संसाधन और विकास क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? तो हम साधारण सी भाषा में जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तुएं काम में लाया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे संसाधन कहा जाता है। और उन्हीं संसाधनों से जब मनुष्य जब तरक्की करता है तो उसे विकास कहा जाता है। तो छात्रों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से मायने है, वे संसाधन कहलाते हैं। और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को जो है रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में जो है निहित है। और मानव प्रौद्योगिकी द्वारा जो है प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का जो है निर्माण करते हैं। तो छात्रों, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को जो है प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो ऐसा नहीं है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का जो है परिणाम है, नतीजा है। तो मानव स्वयं जो है संसाधन है और मनुष्य जो जिन वस्तुओं को जो है महत्व देता है वही संसाधन बन जाता है। तो ये पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ को ही संसाधन में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं तथा इन्हें प्रयोग करते हैं। और इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। क में है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, समयप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ग में है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और घ में है विकास स्तर के आधार पर संसाधन, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार और संचित कोष। तो छात्रों, ये हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को देखिए और समझिए कि संसाधन को जो है दो भाग में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन को जो है दो भाग में बांटा गया है, सतत अथवा प्रवाह जैसे हो गया पवन और जल। दूसरा है जैव संसाधन, और जैव संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक वनस्पति वन और दूसरा है वन में रहने वाले वन्य जीव। और प्राकृतिक संसाधन में आता है अनवीकरण योग्य संसाधन, जिसे दो भाग में बांटा गया है, एक चक्रीय जैसे हो गया पुनः चक्रीय जैसे हो गया धातु, और दूसरा हो गया अचक्रीय जैसे हो गया जीवाश्म ईंधन। तो छात्रों, संसाधन में जो है मानवीय संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, संरचनाएं, संस्थाएं, और दूसरा में है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आइए इसके बारे में जो है विस्तार से हम समझेंगे इन संसाधनों के बारे में। सबसे पहले आते हैं संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब होता है जिसमें जान होता है, जो जीवित होता है, सजीव होता है। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इसमें जीव व्यक्त होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जात हो गया, पेड़ पौधे, प्राणी जात हो गया, जीव जंतु, मत्स्य हो गया, मछली, पानी में रहने वाले जीव जंतु, पशुधन आदि। ये सब को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो प्रकृति में पाया जाता है लेकिन वह निर्जीव वस्तु है। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर चट्टान हो गया, धातुएं वगैरह हो गया। इसके बाद हम आते हैं समयप्यता के आधार पर संसाधन, जिसे हम कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन, अर्थात जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य
अथवा पुनः निर्मित जैविक संसाधन कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए इसे हो गया सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी, पवन ऊर्जा, हवा, जल, वन तथा वन्य जीव। इन संसाधनों को जो है सतत अथवा सतत का मतलब होता है हमेशा अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इन संसाधनों का विकास जो है एक लंबे भूवैज्ञानिकों के अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनमें से जो कुछ संसाधन जैसे हो गया धातुएं जो पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। यह एक बार प्रयोग करने के बाद जो है खत्म हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर जो है संसाधन जिसका कोई निजी मालिक होता है। तो संसाधन निजी व्यक्तियों या स्वामित्व में भी जो है होते हैं। बहुत से किसान के पास जो है सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। और गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, और बहुत से लोग जो भूमिहीन होते हैं। शहरों में जो लोग भूखंड घरों या अन्य जायदादों के मालिक होते हैं। बाग बगीचा हो गया, चरवाहा जगह हो गया, चारागाह, तालाब हो गया, कुआं हो गया, कुएं का जाल आदि संसाधनों के निजी मालिक होते हैं, जो अपने परिवार के संसाधनों की सूची में तैयार किया जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार हम देखते हैं सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं कि ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं और गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान घाट, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक का क्षेत्र, खेल के मैदान, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है जिसका कोई मालिक एक होता है। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी और तौर पर जो है देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है और देश की सरकार को जो है कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी जो है अपना आम जनता के हित में जो है अधिग्रहित कर सकती है। और आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को जो सरकार ने जो है भूमि अधिग्रहण या अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील और जो है महासागरीय क्षेत्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अर्थात जो पूरे राष्ट्र के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तु को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है जो पूरे विश्व के लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से जो है 200 समुद्री मील की जो है दूरी है, जिसमें पर एक खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना भी जो उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर, जैसे हो गया संभाव्य संसाधन जिससे जो है डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। तो ये संसाधन जो है जो किसी प्रदेश के में मौजूद होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है, समझा। और उदाहरण के तौर पर जो जैसे भारत के पश्चिमी भाग में जो है विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा जो है संसाधनों के अपार संभावना है, जिसे जो है थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आगे चल के ये संभावना भी है, इसको जो है संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और इनका जो है सही ढंग से विकास अभी तक नहीं हुआ है। तो छात्रों, इस तरह जो है हम आते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन उसे कहते हैं जो विकास हो चुका है, डेवलप कर चुका है। जैसे वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और विकसित संसाधन ये कहलाते हैं। और संसाधनों का विकास जो है
प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर जो निर्भर करता है। इसके बाद हम आते हैं भंडार। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव को जो है आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के कमी में जो है उसकी पहुंच से बाहर है, वह भंडार में शामिल होता है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है। इसके बाद हम आते हैं संचित कोष। संचित कोष का मतलब जो स्टॉक में रखा हुआ है, वो जो कभी भी खत्म हो जाएगा इस्तेमाल करेंगे तो ये संसाधन भंडार का एक ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग जो सीमित पैमाने पर ही हो रहा है और इस प्रकार बांधों के जो जल वन आदि संचित कोष है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो इस प्रकार संसाधनों का विकास में जो है संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए जो है अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग भी किया है। इससे जो है निम्नलिखित समस्याएं भी पैदा हो गई है। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों को जो हरास भी किया। संसाधन समाज का जो कुछ ही लोगों के जो हाथ में आ गए, जिसके कारण जो है दो हिस्सों में संसाधन संपन्न संसाधनहीन अर्थात अमीर गरीब में बांट गए। तो छात्रों, हम देखते हैं कि संसाधनों के अनाधुन शोषण से जो है वैश्विक परिस्थितियां भी संकट पैदा हो गई और जैसे भूमंडलीय तापमान भी बढ़ गया, ओजोन परत में छेद हो गया, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ गया, भूमि निम्नीकरण भी हो गया। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का जो है समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। और यदि कुछ ही व्यक्तियों तक देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और इसलिए इस तरह जो है जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है संसाधनों का जो उपयोग की योजनाएं बनाना अति आवश्यक है। और सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा बन गया है। तो छात्रों, आप लोग के परीक्षा में क्वेश्चन आएगा सतत पोषणीय विकास क्या है, तो इसका आंसर यही होगा कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, उसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। छात्रों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था पर्यावरण से संबंधी, जिसमें जून 1992 में जो है 100 से भी अधिक देशों ने जो है राष्ट्रीय में ब्राजील में जो है रियो नामक स्थान पर जो एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें पर्यावरण के का जो है सुरक्षा के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुआ था। तो इस प्रकार सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने जो है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर जो है एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसमें रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर जो समाहित जताई और 21वीं सदी में जो सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 का नाम भी इसे दिया गया। तो इसे आप एजेंडा 21 के नाम से भी आप जान सकते हैं कि एजेंडा 21 क्या है, जो 1992 में ब्राजील में रियो नामक शहर में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसे ही कहा जाता है एजेंडा 21। तो छात्रों, संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जो है जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और
विविधता है और भी जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी भी है, और कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर भी है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी भी है। उदाहरण के तौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अति प्रांतों में खनिजों और कोयले का प्रचुर मात्रा में भंडार है, और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है, और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल देश में जो है इन भागों में अलग थलग जो पाता है, यह प्रदेश जो संस्कृति विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर जो संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में संसाधन का नियोजन जो है वह संसाधन नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं, जैसे कौम है देश के विभिन्न प्रदेशों में जो है संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, इस कार्य में जो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना जो मापन करना है, और संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए यह उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन पहुंचाना भी है। संसाधन विकास नियोजन को जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास योजना में सामान्य स्थापित करना है, और स्वाधीनता के बाद जो है भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है प्रयास किया गया था, और किसी भी क्षेत्र के जो विकास के लिए जो है संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में जो है तंद्रूपी परिवर्तनों के अभाव में जो है मानव संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र है जहाँ जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश की गिनती में आते हैं, और इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधन कमी होते हुए भी जो आर्थिक रूप से विकसित हो चुका है। तो छात्रों, औपनिवेशिक का जो है उपनिवेशन का इतिहास में हमारा भारत जो है बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश जो है विदेशी आक्रमणकारियों के लिए जो है मुख्य आकर्षक रहे, और उपनिवेशकारी देश ने जो है बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे जो है उपनिवेश संसाधनों का शोषण भी किया तथा उस पर जो अपना आधिपत्य स्थापित भी किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। तो उपनिवेशन के जो है विभिन्न चरणों में जो है भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्य तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों को हम किस प्रकार बचा सकते हैं? तो संसाधन की किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का जो विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा भी हो सकती है, और इन समस्याओं से बचाव के लिए जो है विभिन्न स्तरों पर जो है संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। तो भूतकाल से ही जो है संसाधनों का जो संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात हमारे पास जो पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो अनेक उसके अनुसार जो है विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए जो है लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है, और वे अत्यधिक उत्पादन के लिए जो विरुद्ध थे और उसके स्थान पर जो अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पन्न के पक्षधर थे। तो इस प्रकार संरक्षण की वकालत की, और यह रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य जो है
शीर्षक के पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुई। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में जो 1992 में जो सम्मेलन हुआ, जो पर्यावरण को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। भू संसाधन, तो छात्रों भू जमीन जो है मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, तो अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो सजीव रहेंगे कहाँ पर। तो हम भूमि पर रहते हैं और इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। और भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम लोग उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि पर जो है विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, जैसे पर्वत हो गया, पठार, मैदान और द्वीप समूह है। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत जो है पूरे भू क्षेत्र में 30% भाग तक फैला हुआ है। वे कुछ 12 नदियों के प्रवाह जो है, नदियों का जो है उद्गम होता है, पर्यटन विकास होता है लोगों को देखने के लिए, और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल में लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्रों में जो खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदाएं पाए जाते हैं, जिससे जो है आपको दिखाया गया है इस वृत्त चार्ट में। जो नीला रंग का दिखाया गया मैदानी क्षेत्र है जो 43% है। उसके बाद पीला कलर में दिखाया गया यह है पठारी क्षेत्र जो 27% है। और जो है ये जो है कत्था रंग का दिखाया गया ये पर्वत क्षेत्र जो है ये 30% है। तो छात्रों इस प्रकार हम वृत्त चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ भी 2 प्रकार का वृत्त चार्ट दिखाया गया है, इसे भी आप समझ सकते हैं। वन है, बंजर भूमि है, गैर कृषि क्षेत्र है, स्थानीय चारागाह है, प्रतिभूमि है। तो इस प्रकार भूमि का उपयोग, तो छात्रों भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, किन उद्देश्यों के लिए, तो देखो वन के लिए, कृषि के लिए, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि के लिए, गैर कृषि परियोजनाओं के लिए, पार्थिव भूमि जो है वह अस्थायी चारागाह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि योग्य बंजर भूमि के लिए जो है 5 से अधिक वर्षों से खेती न होगा तो उसे बंजर भूमि कहा जाएगा। पार्थिव भूमि जो वर्तमान भारत पर जो है भूमि जो फैला हुआ है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा वो पार्थिव भूमि कहलाता है। शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र जो है कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार भारत में भू उपयोग का प्रारूप दिखाया गया है 2 वृत्त चार्टों में। और भू उपयोग के लिए, जमीन के उपयोग के लिए भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के जो है प्रकार में यह मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। तो इस तरह भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके जो है 93% भाग के ही जो भूमि को आंकड़े जो उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में जो है असम को जो छोड़कर अन्य प्रांतों के जो है सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। तो छात्रों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।